हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं जियोग्राफी का सेकेंड चैप्टर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज इन वन शॉट। ऑल्सो हम चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ जियोग्राफी का वन शॉट ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इस वीडियो को जाकर देख लीजिए एंड ऑल्सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम सारे चैप्टर्स वन शॉट में कवर करने वाले हैं आपके एग्जाम से पहले, ताकि आपकी बेटर रिविजन हो पाए। और बेल आइकन को भी ज़रूर से ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो ये सारे टॉपिक्स हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। So first of all, let's come across the introduction of this chapter. Our earth is home for millions of living beings, starting from microorganisms and bacteria, lichens to banyan trees, elephants and blue whales. तो हमारी अर्थ जो है वो मिलियन ऑफ लिविंग बींग्स का घर मानी जाती है, यानी कि इससे भी ज़्यादा लिविंग थिंग्स का घर मानी जाती है हमारी अर्थ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े बड़े जानवरों तक का घर ये मानी जाती है, मतलब बड़े बड़े जानवर तक यहाँ पर रहते हैं। फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया। तो बेसिकली फ्लोरा मतलब कि प्लांट स्पीशीज और फोना मीन्स एनिमल स्पीशीज। India is one of the world's richest countries in terms of its vast array of biological diversity. यानी कि इंडिया में बहुत ज़्यादा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, यानी कि बहुत सारी प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीशीज़ देखने को मिलती है एंड हैज़ नियरली 8% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन द वर्ल्ड। यानी कि वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ है उसका 8% करीबन इंडिया में देखने को मिलती है। At least 10% of India is recorded with flora and 20% of its mammals are on the threatened list. इंडिया में मिलने वाले 10% वाइल्ड फ्लोरा यानी कि जो जंगली पौधे होते हैं वो थ्रेटन्ड लिस्ट में है, और एज वेल एज 20% ऑफ मैमल्स जो जानवर हैं वो भी थ्रेटन्ड लिस्ट में, यानी कि वो बहुत ज़्यादा डेंजर में है, एक्सटेंट होने वाले हैं। Many are categorized as critical, that is on the verge of extinction, like the cheetah, pink-headed duck, etc. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्रिटिकल स्टेज पे हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक्सटिंक्ट ही होने वाली है, ख़त्म ही होने वाली है, जैसे कि चीता, पिंक हेडेड डक एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें, ये एनिमल्स जो हैं वो बहुत क्रिटिकल कंडीशंस में है। इनके भी अलावा जो 10% फ्लावर्स और प्लांट्स हैं वो, और 20% एनिमल्स वो बहुत ज़्यादा डेंजर में हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़। अब हम देखेंगे इन स्पीशीज़ को हम कैसे क्लासीफाई करते हैं। द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो बेसिकली ये फुल फॉर्म आपको इसकी याद करनी पड़ेगी, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हैज़ क्लासिफाइड प्लांट्स एंड एनिमल इन ऑर्डर ऑफ एक्सिस्टेंस। वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं इस हिसाब से जो IUCN है, इन्होंने इन प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ को क्लासीफाई कर रखा है या फिर कैटेगराइज कर रखा है। नॉर्मल स्पीशीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मल स्पीशीज़ क्या होती हैं। स्पीशीज़ हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, सच एज कैटल, सिल, पाइन, रोडेंट्स एक्सेट्रा। नॉर्मल स्पीशीज़ क्या होते हैं? जिन स्पीशीज़ की पॉपुलेशन लेवल नॉर्मल है, मतलब नॉर्मल लेवल पे ये मिलते हैं, सच एज जैसे कि कैटल्स, पाइन, रोडेंट्स। तो इन सभी को नॉर्मल स्पीशीज़ बोला गया है। एंडेंजर्ड स्पीशीज़, दीज आर स्पीशीज़ विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटिंक्शन। जो स्पीशीज़ एक्सटेंशन के डेंजर में है उनको हम एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ब्लैक बक, क्रोकोडाइल, इंडियन वाइल्ड ऐश। तो बेसिकली ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब वल्नरेबल स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? These are species whose population has declined to levels from where it is likely to move into the endangered category in near future. यानी कि ये ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनकी पॉपुलेशन गिरती जा रही है और ये जल्द ही एंडेंजर कैटेगरी में आने वाली है। इफ़ द नेगेटिव फैक्टर्स कंटिन्यू टू ऑपरेट, ऐसे ही अगर इनकी पॉपुलेशन ऐसे कम होती रही, जैसे कि ब्लू शीप, एशियाटिक एलिफेंट, जेंजेटिक डॉल्फिन एक्सेट्रा, यानी कि अभी ये एंडेंजर है नहीं, लेकिन ये बहुत जल्द होने वाले हैं।
अब रेयर स्पीशीज क्या होती हैं? स्पीशीज विद स्मॉल पॉपुलेशन मे मूव इनटू द एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी इफ द नेगेटिव फैक्टर्स अफेक्टिंग देम कंटिन्यू टू ऑपरेट। रेयर स्पीशीज कौन सी होती हैं? जो बहुत कम पॉपुलेशन में होती है और ये या तो एंडेंजर्ड या फिर वल्नरेबल कैटेगरी में जा सकती हैं, यानी कि ये एक्सटेंट होने का खतरा इनको हो सकता है, इनकी बहुत कम पॉपुलेशन हो रही है, जैसे कि हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स और हॉर्नबिल एसेट्रा। नेक्स्ट इज एंडेमिक स्पीशीज। These are species which are only found in some particular areas, usually isolated by natural or geographical barriers. For example, Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, मिथन इन अरुणाचल प्रदेश। तो बेसिकली ये एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? ये ऐसी स्पीशीज़ है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलती है, मतलब जहाँ नेचर ही नेचर हो उसी एरिया में ये स्पीशीज़ मिलती है। ऐसा नहीं है कि ये हर जगह ये स्पीशीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि अंडमान टील, निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, अरुणाचल प्रदेश में एक होता है मिथन। तो बेसिकली ये कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एनिमल्स है या बर्ड्स हैं जो कि उसी इलाके में उसी रीजन में देखने को मिलते हैं, तो इन्हें एंडेमिक स्पीशीज़ बोला जाता है। ये आइसोलेटेड प्लेसेस पे ही मिलते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ कौन सी होती हैं? वो स्पीशीज़ विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेज ऑफ नोन और लाइकली एरियाज वेयर दे मे अकर, यानी कि ऐसी स्पीशीज़ जो देखने को अब नहीं मिलती। इसके नाम से ही आप समझ गए हो, एक्सटिंक्ट, जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, अब देखने को नहीं मिलती, जैसे कि एशियाटिक चीता, पिंक हेड डक। तो ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ है, ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब ये प्लांट स्पीशीज़ और ये एनिमल स्पीशीज़ क्यों डिप्लीट होती रहती हैं? क्यों, क्या कॉजेज हैं इनके कम होने के, डिक्रीज होने के, डिप्लीट होने के? Human beings transformed nature into a resource, obtaining directly and indirectly from forest wildlife such as wood, barks, leaves, rubber, medicine, dyes, food, fuel, fodder, manure, etc., which depleted our forest and wildlife. अब देखो human beings क्या करते हैं? human beings तो रिसोर्स चाहिए, ह्यूमन बींग्स को तो सिर्फ रिसोर्स चाहिए, तो ह्यूमन बींग्स रिसोर्स पाने की ग्रीड में फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन बींग्स को मेडिसिन्स बनानी होती है, उन्हें वुड चाहिए, ट्रीज़ की बार्क्स चाहिए, लीफ चाहिए, रबड़ चाहिए, डाइज चाहिए, फूड चाहिए, फ्यूल चाहिए, तो इन सब के लिए हम कहीं ना कहीं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को डिप्लीट कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपनी ग्रीड्स के लिए। द वेरियस फैक्टर दैट कोज डिप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना आर। तो बेसिकली कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फ्लोरा और फोना डिप्लीट हो रही हैं, कम हो रही हैं। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, बहुत बड़े बड़े एरिया को हम डेवलप करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो काटने पड़ते हैं और जिससे वाइल्ड लाइफ भी डिप्लीट होती है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन, हम एक से दूसरी जगह पे अपनी कल्टीवेशन को शिफ्ट करते रहते हैं, जिससे हम एक एरिया को, मतलब एक एरिया यूज़ करके हम दूसरे एरिया में शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे भी फॉरेस्ट जो है वो डिप्लीट हो रहे हैं। माइनिंग, ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन, ओवर पॉपुलेशन, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से ये डिप्लीशन आ रहा है फ्लोरा और फोना में। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्लाइन इन इंडियाज़ बायोडाइवर्सिटी, इंडिया में क्यों ये जो स्पीशीज़ है, ये बायोडाइवर्सिटी इतना ज़्यादा, ये अलग अलग तरह की स्पीशीज़ जो हैं इन्हें बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, ये क्यों कम होती जा रही है? हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हंटिंग, पोचिंग, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग। तो बेसिकली ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनके वजह से इंडिया में की जो बायोडाइवर्सिटी है वो कम होती जा रही है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम कहीं ना कहीं उनके लिविंग हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। हंटिंग, हम हंटिंग कर रहे हैं, पोचिंग भी सेम होता है, इलीगल हंटिंग को ही पोचिंग बोलते हैं। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हम चीज़ों को। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पॉइजनिंग, हम जो एनिमल्स हैं उन्हें पॉइजन करते हैं। फॉरेस्ट फायर्स, और जंगलों में यहाँ तक कि आग भी लगा देते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, हम इंडिया में कैसे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व कर सकते हैं?
Conservation preserves the ecological diversity and our life support systems, water, air and soil. अब कंजर्वेशन से क्या होगा, जो ये इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये ख़त्म नहीं होगी, ये प्रिजर्व रहेगी, ये सेफ रहेगी एंड आर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, और हमारी लाइफ को सपोर्ट करने वाली चीज़ें भी जो हैं वो ख़त्म नहीं होंगी, वो कंजर्व रहेंगी, प्रिजर्व रहेंगी, जैसे कि वाटर, एयर, सॉइल. Due to conservationist demand, the Indian Wildlife Protection Act was implemented in 1972. कंजर्वेशन की डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही थी, कंजर्वेशन करवाने के लिए एक एक्ट पास हुआ, इंडियन गवर्नमेंट ने एक इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है वो पास करा 1972 में विद वेरियस प्रोविजन फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट्स, जिसमें क्या लिखा हुआ था कि जो हैबिटेट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस थे. द एम ऑफ प्रोग्राम, अब क्या एम था प्रोग्राम का, वॉज प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन एंडेंजर्ड स्पीशीज़, कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, अभी जो पॉपुलेशन बची है, जो खतरे में जो स्पीशीज़ हैं, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनकी पॉपुलेशन को हम बचाएंगे, प्रोटेक्ट करेंगे. कैसे? हंटिंग, लीगल प्रोटेक्ट, उनकी जो हंटिंग है उसे हम बैन कर देंगे और उनको लीगल प्रोटेक्शन देंगे, उनके रहने वाली जगहों को, और जो ट्रेड है वाइल्ड लाइफ का, मतलब उन जानवरों का ट्रेड, सौदा, ये सब कुछ ख़त्म करेंगे, बैन करेंगे. तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे उस प्रोविज़न के तहत. द सेंट्रल एंड मेनी स्टेट गवर्नमेंट्स एस्टेब्लिश नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी बनवाई थी. द सेंट्रल गवर्नमेंट also announced several projects for protecting specific animals which were gravely threatened, including the tiger, the one-horned rhinoceros and others. तो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट करे थे इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, विच वर ग्रेवली थ्रेटन, जो कि बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड है, जैसे कि टाइगर, वन हॉर्न राइनोसेरस एसेट्रा. प्रोजेक्ट टाइगर वॉज ऑल्सो लॉन्च, एक प्रोजेक्ट टाइगर भी आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था 1973 से लेके आगे के टाइम तक, टू सेव द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ टाइगर इन द कंट्री, ताकि टाइगर की जो स्पीशीज़ हैं जो खतरे में है, एक्सटिंक्ट होने वाली हैं, उनको बचाया जा सके. अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 और 1986, तो 1980 और 1986 का वाइल्ड लाइफ एक्ट था, उसमें क्या था, सेवरल हंड्रेड बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स एंड वन ड्रैगन फ्लाई हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज़. तो बेसिकली 1980 और 86 के प्रोजेक्ट में कुछ बटरफ्लाइज, मोथ्स, बीटल्स, ड्रैगन फ्लाई, इनको भी उस लिस्ट में डाला गया, प्रोटेक्शन करनी है जिनकी, उसकी लिस्ट में डाला गया. In 1991, for the first time, plants were also added to the list. पहली बार 1991 में प्लांट्स भी जो है उस लिस्ट में डाले गए, स्टार्टिंग विथ 6 स्पीशीज़, 6 स्पीशीज़ से उन प्लांट्स की शुरुआत हुई. मतलब सबसे पहले 6 स्पीशीज़ की प्लांट्स की स्पीशीज़ को उस लिस्ट में डाला गया, प्रोटेक्टिंग की लिस्ट में. नाउ टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज. In India, much of its forest and wildlife resources are either owned or managed by government. इंडिया में क्या है बेसिकली, जो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ है उसको ज़्यादातर गवर्नमेंट ही मैनेज करती है और उसकी मालिक भी गवर्नमेंट है थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसे मैनेज करता है और जो कि गवर्नमेंट के अंडर आता है या कोई दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं. द फॉरेस्ट आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज. तो हम देखेंगे फॉरेस्ट को किन किन कैटेगरीज में कैटेगराइज कर रखा है. तो फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट. These forests are regarded as most valuable as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. It covers half of the total forest land. तो बेसिकली इन फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट माना जाता है क्योंकि इन फॉरेस्ट में वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को प्रिजर्व किया जाता है, उनको प्रोटेक्ट किया जाता है. और जितना भी हमारे इंडिया में टोटल फॉरेस्ट लैंड है उसका आधा या आधे से ज़्यादा जो लैंड है वो इसमें ही आता है, रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. अब प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन से होते हैं बेसिकली, दिस फॉरेस्ट लैंड आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लीशन. इन फॉरेस्ट लैंड को
कंजर्व किया गया है, प्रोटेक्ट करा है कि ये आगे और ज़्यादा ख़त्म ना हो। मतलब अब देखो फॉरेस्ट भी तो लोग ख़त्म करते जा रहे हैं, डिप्लीट करते जा रहे हैं, उन्हें काट काट के नई बिल्डिंग्स क्रिएट कर रहे हैं। तो ये ऐसे फॉरेस्ट लैंड है जिनको और ज़्यादा ख़त्म होने से रोका गया है कि ये और ज़्यादा कम नहीं होंगे। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो जो टोटल फॉरेस्ट एरिया है उसका जो 1/3 पार्ट है वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का एरिया है। Next category is unclassed forest. These are other forests and wastelands belonging to both government and private individuals and communities. तो basically ये वो forest है या फिर ये वो wasteland है जो government और private individual और communities सभी के हिस्से में आता है। मतलब कि कुछ private individuals भी इन्हें own करते हैं, government के पास भी कुछ हिस्सा है और community के पास भी है। ये forest भी और ये wasteland भी है। Community and conservation. The forests are also home to some of the traditional communities. हमें पता जंगलों में कुछ traditional communities भी रहती हैं. Local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials to secure their long-term livelihood. अब कुछ गवर्नमेंट क्या कर रही हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन कम्युनिटीज़ को बचाने की कोशिश कर रही हैं, इन्हें ढंग का हैबिटेट देने की कोशिश कर रही हैं। In Sariska Tiger Reserve, Rajasthan, villagers have fought against mining by citing the Wildlife Protection Act. तो सरिस्का टाइगर रिजर्व एक रिजर्व का नाम है, राजस्थान में है, जो गांव वाले हैं उन्होंने माइनिंग के खिलाफ आवाज़ उठाई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत। The famous Chipko movement in the Himalayas has successfully resisted deforestation in several areas. जो चिपको मूवमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसने हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन को भी रोका है काफ़ी एरियाज में। Also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. ऑल्सो ये भी देखा गया है कि ये जो स्पीशीज़ हैं ये ख़त्म नहीं हो रही है इन एक्ट्स के पास होने के बाद। Farmers and citizens groups like the Beej Bachao Andolan in Tehri and Navdanya have shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable. और एक बीज बचाओ आंदोलन भी स्टार्ट हुआ था तेहरी में और नवदन्या में, जिससे क्या देखा गया कि बिना इन सिंथेटिक केमिकल्स के यूज़ किए बिना हमारी इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करे बिना भी जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो हो सकता है। सो बेसिकली धीरे धीरे क्या हो रहा था कि कम्युनिटीज़ जो हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें अडॉप्ट कर रही थी। नए नए जो एक्ट्स पास हुए थे वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, फॉरेस्ट को बचाने के लिए, वो सभी फॉलो करते नज़र आ रहे थे। सो बेसिकली जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो बेसिकली इसकी फुल फॉर्म आपको लर्न करनी पड़ेगी। ये 1988 में ओडिशा में इंट्रोड्यूस हुआ था और एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि लोकल कम्युनिटीज़ को जब हम किसी प्लान में इन्वॉल्व कर लेते हैं तो उससे बहुत अच्छे से फॉरेस्ट की रिस्टोरेशन हो जाती है, यानी कि फॉरेस्ट फर्दर डिप्लीट होने से बच जाते हैं। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जल्दी से प्रेस कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए मेरे आने वाली वीडियोस की। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि वो भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए और इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब